जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का 5th चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली लाइन में बताया गया है कि आर्टिकल 1 to 4 पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला भाग है जो कि कवर करता है 1 से 4 तक के आर्टिकल को, उसमें उसका जो सब्जेक्ट है उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, आगे देखते हैं। इसमें बताया गया है यूनियन ऑफ स्टेट की क्या कैसे क्यों यूनियन ऑफ स्टेट हमारे इंडिया को बोला जाता है। इसमें डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत एज द यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में जो डिस्क्राइब किया गया है इंडिया दैट इज भारत कि इंडिया जो कि भारत है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट है। दिस प्रोविजन डील विथ टू थिंग्स। दिस प्रोविजन डील विथ टू थिंग्स। फर्स्ट, नेम ऑफ द कंट्री एंड द सेकेंड वॉज द टाइप ऑफ द पॉलिटी। ओके, ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है ना, ये जो प्रोविजन है ये दो चीज़ों पे काम करता है। पहला तो कंट्री का नेम ऑफ द कंट्री एंड द सेकेंड द टाइप ऑफ द पॉलिटी। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टू अडॉप्ट बोथ मिक्स ऑफ बोथ द इंडिया एंड द भारत। बेसिकली यहाँ पे बात यही कही गई है कि देयर वॉज नो unanimity in the constituent assembly with the regard to the name of the country. Some members suggested the traditional name Bharat while other advocated the modern name India. Hence बेसिकली यही है कि कुछ मेंबर ने भारत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस बात पे बहस होने लगी कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए, तो कुछ ने सजेस्ट किया कि भारत होना चाहिए, कुछ ने सजेस्ट किया कि नहीं नहीं इंडिया होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों नाम को अडॉप्ट कर लिया। ओके, तो कभी अगर प्री में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत नाम ऐड है या इंडिया नाम ऐड है या बोथ ऐड है या कोई नहीं ऐड है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों है, और पहले इंडिया है और बाद में भारत है। इंडिया एज इंडिया दैट इज़ भारत लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज़ भारत। और इसी बात पे आजकल बहुत डिबेट भी चल रही है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया की जगह भारत करना चाहती है हमारे इंडिया के नाम को। तो इस पे थोड़ी डिबेट भी चल रही है। तो हमें बेसिकली ये बात पता रहनी चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में ये इस चीज़ का को डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इसको भारत किया जाए। चलिए आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। इसमें ये बताया गया है कि कंट्री इज डिस्क्राइब एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि हमारी जो कंट्री है, जो भारत है, वो डिस्क्राइब एक यूनियन की तरह है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? फेडरल। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। हमारे जो भीमराव अम्बेडकर सर थे, उनके हिसाब से क्या बताया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बिन प्रीफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीज़न। कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट लिया है ना, वो उसको प्रीफर्ड किया गया था किसके ऊपर से? फेडरेशन ऑफ स्टेट पे। फेडरेशन ऑफ स्टेट पे कि फेडरेशन ऑफ स्टेट बोला जाए इंडियन स्टेट को, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे स्टेट हैं और उनको ज्वाइन करके एक क्या कंट्री बनाया गया है, और यूनियन ऑफ स्टेट की तरीके ट्रीट किया जाए। तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने बोला कि नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली थी। क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस मिली थी? इसके पीछे दो रीजन थे। कितने रीजन थे? दो। पहला रीजन क्या था? इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमोंग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। पहला तो यही है कि इंडियन जो फेडरेशन है वो अमेरिकन फेडरेशन की तरह से किसी बहुत सारे स्टेट के एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। तो एक तो ये इसका नेचर नहीं है हमारे इंडिया का, कि ये इंडियन जो फेडरेशन है वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टेट आए मिल के एक एग्रीमेंट किए, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए यूनियन ऑफ स्टेट को प्रीफर किया गया। और दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये है कि स्टेट हैव नो राइट टू सीडेड फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट हैव नो राइट टू सीडेड फ्रॉम द फेडरेशन। कि हमारे देश के जो अन्य सारे स्टेट हैं उनको ये राइट नहीं है कि वो इस फेडरेशन से अलग हो जाए, है ना। तो ये दोनों रीजन होने की वजह से द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज
इनडिस्ट्रक्चरेबल, कि हमारा जो फेडरेशन है वो यूनियन इसीलिए है क्योंकि इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। समझ गए आप? तो हमारे स्टेट को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। पहली क्लियरेंस तो यही होनी चाहिए। और यूनियन ऑफ स्टेट को प्रेफरेंस क्यों मिली थी फेडरेशन ऑफ स्टेट की, जबकि हमारे कंट्री में तो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो फेडरेशन के प्रोविजन है, फेडरेशन के मतलब स्ट्रक्चर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कि पावर ऑफ डिवीजन भी है इसमें। लेकिन हमारा जो कंट्री है, जो हमारा स्टेट है, उसको क्या यूनियन स्टेट बोला, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया। उसके पीछे कितने रीजन थे? 2 रीजन थे। कौन कौन से रीजन थे? कि पहला रीजन तो यही था कि हमारा जो फेडरेशन है, हमारा जो इंडिया है, वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बना हुआ है। और दूसरा ये है कि इंडिया के जो अलग अलग बहुत सारे स्टेट हैं, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। इसीलिए हमारा जो फेडरेशन है ना, वो यूनियन के तरह से है। क्यों? हमारा जो फेडरेशन है उसको यूनियन की जगह दी गई है। क्यों जगह दी गई है? क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इन डिस्ट्रक्चरेबल है, ये डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। country is an integral whole and divided into different state only the convenience of administration। बेसिकली यही बताया गया है कि कंट्री क्या है, एक इंटीग्रल है, और इसमें क्या है, होल एंड ये डिवीजन तो किया जा सकता है कंट्री में सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके, सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल वन टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। आर्टिकल 1 में ये बताया गया है बेसिकली कि जो इंडियन टेरिटरी है ना, वो क्लासिफाई होती है 3 कैटेगरी में। जो इंडियन टेरिटरी है वो क्लासिफाई होती है कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होती है। कौन कौन सी कैटेगरी में? टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, and the territory that may be acquired by the government of India at any time. Okay, name of state and the union territory and their traditional extent are mentioned in the first schedule of the constitution। चलिए देखते हैं। नेम ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी एंड देयर ट्रेडिशनल extent are mentioned in the first schedule of the constitution। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम एंड देयर ट्रेडिशनल एक्सटेंट आर मेंशन्ड, और उसका जो ट्रेडिशनल एक्सटेंट था वो कहाँ मेंशन है? फर्स्ट शेड्यूल में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर ट्रेडिशनल एक्सटेंट। ओके, आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट there are 28 state and 9 territories। Okay, there are 28 state and 9 territories। the provision of the constitution pertaining the state are applicable to all the state in the same manner। the provision of the constitution pertaining the state can applicable to all the state in the same manner। Okay, special provision under part 21 applicable to the state of Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa, Karnataka overread the general provision relating to the state as the classes। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि जो प्रोविजन होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के लिए, वो सभी पे एप्लीकेबल होगा सेम मैनर में, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजन इन स्टेट के लिए दिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ऐसा ध्यान देके नहीं पढ़ा रही हूँ। आप एक रीडिंग लगा लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब जरूर करूँगी। 5th and 6th शेड्यूल कंटेन सेपरेट प्रोविजन। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5th and 6th शेड्यूल कंटेन सेपरेट प्रोविजन with respect of the administration of schedule area and tribal area within the state। Okay, आगे देखते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन द यूनियन ऑफ इंडिया because the later include only state while the former include not only the state but also union territory and territory that may be acquired by the government of India at any future time। Okay, territory of India is wider expression
देन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ना, उसका एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन इन कंपैरिजन टू द यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों? बिकॉज द लेटर इंक्लूड ओनली स्टेट। द लेटर इंक्लूड का मतलब ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ इंक्लूड करता है स्टेट को, वाइल जबकि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को। और टेरिटरीज देखिए वो इंक्लूड करता है किसको, स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को, और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी फ्यूचर टाइम, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक्वायर किया गया फ्यूचर में भी कोई ऐसी टेरिटरी होगी तो उसको भी टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला जाएगा। इस मैनर में यूनियन ऑफ इंडिया से ज़्यादा एक्सप्रेस किसे किया गया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्टेट आर member of the federal system and share a distribution of power with the center. Okay, state are member of the federal system, state are member of the, हमारा जो स्टेट है वो फेडरल सिस्टम का मेंबर है, एंड शेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है विथ सेंटर के साथ। आगे चलते हैं। यूनियन टेरिटरी एंड द एक्वायर्ड टेरिटरी ऑन द वन हैंड आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो बेसिकली यही बात की गई है कि फेडरल और यूनियन का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हमारे स्टेट में भी दिखाई देता है, कि एक जगह तो है कि भाई हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरी जगह ये बताया गया है कि यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर टेरिटरीज किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीइंग अ सोवर्निंग स्टेट इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी। बीइंग अ सोवर्निंग स्टेट इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिया एक सोवर्निंग स्टेट है और वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है, और उसने किया भी है। बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी को उसने किया भी है, आगे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहीं पे बता दिया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक्वायर सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादर नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, सिक्किम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो बेसिकली ये सब तो पहले क्या फॉरेन रूल के अंडर आती थी ना, तो इन सबको एक्वायर ही किया हमारे इंडिया ने। तो किस अथॉरिटी के साथ एक्वायर किया, क्योंकि वो इंडिया हमारा सोवर्निंग बॉडी था, इस अथॉरिटी के द्वारा इसने इंडिया ने एक्वायर कर लिया इन सब स्टेट्स को। दूसरा देखते हैं। अब हमने देख लिया सारा आर्टिकल 1 में क्या क्या प्रोविजन थे, अब हम आर्टिकल 2 में देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या क्या प्रोविजन है। Article 2 empower the parliament to emit into the Union of India or establish new state on such term and condition as it think fit. Okay, तो इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल जो सेकेंड है हमारा, आर्टिकल 2 जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो एमिट कर सकती है यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश कर सकती है कोई भी नया स्टेट जैसा कि उसको ठीक लगे। आगे देखते हैं। आर्टिकल 2 ग्रांट 2 पावर टू द पार्लियामेंट। जो हमारा आर्टिकल 2 है वो 2 पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को। पहला पावर क्या है, पावर टू एमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, पावर टू एमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट एंड द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट रेफर टू द एडमिशन ऑफ स्टेट which are already in existence, while second refer to the establishment of state which are not existence before. Okay, तो चलिए यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 2 ग्रांट करता है 2 पावर पार्लियामेंट को, उसमें पहला क्या है, पावर टू एमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। ओके, कि न्यू स्टेट को कैसे एमिट किया, पावर टू एमिट करने का पावर दिया जाता है कि यूनियन से न्यू स्टेट का को आप एमिट करके बना सकते हैं। और दूसरा क्या है, पावर टू इस्टेब्लिश एक न्यू स्टेट, एक नए स्टेट को ही बना सकते हैं। तो इसी में बताया गया कि फर्स्ट रेफर द एडमिशन ऑफ द स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, कि जो कि पहले से ही एग्जिस्टेंस में है उसको, उसके लिए ही प्रोविजन, उसके ही एडमिशन का प्रोविजन दिया गया है पहले पावर में। और दूसरे पावर में ये है कि दूसरा पावर सेकंड क्या रेफर करता है, सेकंड रेफर करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। ओके, आगे चलते हैं। आर्टिकल 2 related to the admission or establishment of new state that are not part of the union
of India. Okay, Article 2 related to the admission or establishment of new state that are not part of the Union of India. आर्टिकल 2 किस चीज से रिलेटेड है? एडमिशन से और इस्टेब्लिशमेंट से न्यू स्टेट के, जो कि यूनियन इंडिया के पार्ट नहीं है. आगे देखते हैं. आर्टिकल 3 related to the formation or change of the existing state of the Union of India. Okay, Article 3 deal with the inter readjustment inter se to of the territory of the constituent स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि आर्टिकल 2 में जो पावर है वो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट के न्यू स्टेट के हैं, और जो आर्टिकल 3 हमारा है वो किससे रिलेटेड है? वो फॉर्मेशन और चेंज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उससे रिलेटेड है. कि आर्टिकल 2 देता है पार्लियामेंट को पावर कि आप एग्जिस्टिंग स्टेट में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं और न्यू स्टेट भी फॉर्म कर सकते हैं. और आर्टिकल 3 में क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 3 हमारे पार्लियामेंट को क्या पावर देता है कि आप एग्जिस्टिंग स्टेट में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं. इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे. चलिए यहाँ पे देखते हैं. पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट. पार्लियामेंट का पावर कि रीऑर्गेनाइज कैसे किया कर सकता है पार्लियामेंट स्टेट को. तो यहाँ पे देखते हैं. आर्टिकल 3 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ एनी स्टेट. चलिए इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ कि पहला प्रोविजन तो ये है आर्टिकल 3 जो ऑथराइज करती है. तो पहला जो ऑथराइजेशन है वो तो यही है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो कोई भी न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम, मतलब किसी भी स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट करके एक न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है. जैसे उत्तराखंड, जैसे झारखंड, जैसे छत्तीसगढ़ है ना, मध्य प्रदेश का पार्ट था बट सेपरेट किया और उसको एक नया इस्टेब्लिश कर दिया नया. दूसरा यूनिटिंग टू और मोर स्टेट. कभी इन फ्यूचर ऐसा हो गया कि 2-3 स्टेट जो छोटे छोटे हैं उनको एक साथ मिला के एक स्टेट बना दिया गया है ना, ये बात कही गई है. एंड द सेकेंड पॉइंट क्या है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट. किसी भी एरिया के एरिया को इंक्रीज करना स्टेट के. एंड देन डैमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, कि किसी भी स्टेट के एरिया को कट करना. अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट एंड द अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. की बाउंड्री को अल्टर करना और उसके नेम को, जैसे आजकल हम कुछ दिन पहले देख रहे थे ना, नेम चेंजेस का बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो वो इसी आर्टिकल के थ्रू होता है. और इसी पावर के थ्रू ये आर्टिकल 3 में जो पावर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को, उसी के थ्रू होता है. कभी भी आप देखेंगे कि अगर भारत में किसी भी इंडियन जो टेरिटरी है उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो वो इसी आर्टिकल के थ्रू होते हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. आर्टिकल 3 ले डाउन 2 कंडीशन इन दिस रिगार्ड. वन बिल contemplating the above change can be introduced in the parliament. Article 3 lay down 2 condition in this regard. मतलब ये जो सारे पावर दिए गए हैं इसको फाइनल करने के लिए 2 कंडीशन भी हैं. कौन कौन से कंडीशन? पहला, बिल कंtemplating the above change can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. कि किसी भी अबव चेंज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा उसको पहले से रिकमेंडेशन चाहिए. किसका? प्रेसिडेंट का. किसका? प्रेसिडेंट का. कि मतलब ये कोई भी चेंज अगर आप किसी भी अपने स्टेट की बाउंड्री वगैरह नेम वगैरह में करना चाहते हैं तो जो आप बिल लाएंगे इसके लिए उसको पहले से प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होगा. दूसरा क्या होता है? दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है? बिफोर रिकमेंडेशन द बिल प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सपीरियंसिंग इट्स व्यू विद इन द स्पेसिफिक पीरियड. बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, कि इस बिल, पहले तो यही हो गया कि किसी भी चेंजेस को लाने के लिए, कोई भी स्टेट की बाउंड्री वगैरह कुछ भी चेंज करने के लिए, नेम वगैरह चेंज करने के लिए
जो बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा पहले रिकमेंड करने के लिए। पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा तभी इंट्रोड्यूस होगा, और प्रेसिडेंट रिकमेंड करने से पहले क्या करेगा कि उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेगा उनका व्यू जानने के लिए, है ना, कि आपका क्या इस पर विचार है। हालांकि इस व्यू का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा जाएगा उनका व्यू जानने के लिए, और एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा कि भाई इतने टाइम में तुम्हें दे देना है अपना व्यू, है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड ऑन द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ द व्यू आर अचीव्ड इन टाइम, रिसीव्ड इन टाइम। ओके, देखिए तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट जो भी है ना, वो बाउंड नहीं है इनके व्यू को, जो स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू है उसको एक्सेप्ट ही करने के लिए या रिजेक्ट ही करने के लिए, है ना। तो वो बाउंड नहीं है, वो या तो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं तो रिजेक्ट कर सकती है। इवन कि अगर वो टाइम पीरियड के बीच में भी मिला है उसको, तो भी वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश reference to the state legislature every time an amendment to the bill to move or accept the parliament. Okay, next point क्या है, in case of a union territory no reference need be made to the concerned legislature to uh, ascertain its view, and the parliament can itself take any action as it deems fit. क्या है, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, जब यूनियन टेरिटरी की बात आती है ना, तो ऐसे किसी भी बिल, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टेट लेजिस्लेचर के पास देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पार्लियामेंट को मतलब कोई भी प्रोविज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट अपने मर्जी से जो भी चाहे ये यूनियन टेरिटरी के कॉन्सेप्ट में जो भी चाहे एक्शन ले सकती है, सीधी पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Thus, it is thus clear that Constitution authorized the Parliament to form new state or alter the area, boundary or name of the existing state without their consent. Okay, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी स्टेट को, किसी भी न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकता है, उसको अल्टर, एरिया को अल्टर कर सकता है, बाउंड्री और नेम को अल्टर कर सकता है, नेम और एग्जिस्टिंग स्टेट मतलब और एग्जिस्टिंग स्टेट को अल्टर और उसमें न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है बिना किसी उसके कंसेंट के। मतलब एक व्यू के लिए दिया जाता है, बट वो व्यू का तो कोई मायने है नहीं, है ना। तो यही बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। क्या है, जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है उसको विदाउट देयर कंसेंट, कि उसके बिना किसी कंसेंट के आप ये सारे काम, नया स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, एरिया, नई एरिया को अल्टर कर सकते हैं, नई बाउंड्री बना सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इंडिया इज डिस्क्राइब एज एन इनडिस्ट्रक्चरेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्चरेबल स्टेट। ओके, तो इंडिया कैसा डिस्क्राइब होता है? इंडिया डिस्क्राइब होता है इनडिस्ट्रक्चरेबल यूनियन और डिस्ट्रक्चरेबल स्टेट की। यूनियन जो है वो इनडिस्ट्रक्चरेबल है कि उसको आप तोड़ नहीं सकते, जबकि स्टेट क्या है, डिस्ट्रक्चरेबल है कि उसको आप डिस्ट्रक्ट करके बना सकते हैं नया। इंडिया ऐसे डिस्क्राइब होता है। इस स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन आ सकता है मेंस में कि आप इससे क्या समझते हैं। इंडिया इज एन इंडिया हैव अ इनडिस्ट्रक्चरेबल यूनियन एंड द डिस्ट्रक्चरेबल स्टेट, है ना। तो आप इसको ही कैसे समझते हैं, तो वो हमें आगे के प्रोविजन से ये बताया कि यूनियन जो है, जो सेंटर है, उसको तो डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, बट हम जो स्टेट है हमारा, उसमें उसको हम डिस्ट्रक्ट करके कुछ नया जोड़ घटा सकते हैं। आगे देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट, देखिए यहीं पे डिस्क्राइब किया है ना इस बात को। यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। बेसिकली यही बात है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की चीज़ों में छेड़छाड़ कर सकती है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। वो यूनियन में कोई भी प्रोविजन, कोई भी अमेंडमेंट कुछ ऐसा नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं। इन यूएसए और अमेरिका में क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यू एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज
guaranteed by the constitution. American federal government cannot form new state or alter the boundary of the existing state without the consent of the state concerned. Okay, तो बेसिकली यही है कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिना किसी स्टेट के कंसर्न के कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है. इसीलिए दैट इज वाई यूएसए इज डिस्क्राइब एज द इनडिस्ट्रक्चरेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्चरेबल स्टेट के. इनडिस्ट्रक्चरेबल यूनियन भी है और इनडिस्ट्रक्चरेबल स्टेट भी है यूएसए, जबकि भारत ऐसा नहीं है. भारत में क्या है, इनडिस्ट्रक्चरेबल यूनियन है लेकिन डिस्ट्रक्चरेबल स्टेट है. ओके, आगे चलते हैं. Article 4 itself declare that law made for the admission of the admission or establishment of new state under Article 2 and the formation of new state and alteration of area boundary of existing state under Article 3 are not to be considered as the amendment of the Constitution under Article 368. कि जो ये है, जो हमारा आर्टिकल 4 क्या बताता है, आर्टिकल 4 क्या डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर ये करता है कि लॉ मेड द एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 and formation of new state and alteration of area boundary or name of existing state under Article 3 are not to be considered as amendment of the Constitution under Article 368. बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि अंडर आर्टिकल 3 के थ्रू जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो अमेंडमेंट कंसिडर नहीं होंगे आर्टिकल 368 के थ्रू जो अमेंडमेंट होते हैं, है ना. बेसिकली ये ऑर्डिनरी प्रिंसिपल के थ्रू होगा. आगे देखते हैं. दिस मीन्स दैट सच लॉ कैन बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस. ओके, कि ये जो प्रोसेस होगा, जो अल्टरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी ना, ये एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएंगी और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास हो जाएंगी. तो इसको हम 368 जो आर्टिकल है जो कि अमेंडमेंट को दर्शाता है, उसके थ्रू अपना आर्टिकल 3 के अमेंडमेंट को नहीं कंसिडर करेंगे. चलिए आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको. The decision of the central government to cede part of the territory known as the Berubari Union, West Bengal to Pakistan led to political agitation and controversy and thereby necessitate the presidential reference. The Supreme Court held that the power of the Parliament to diminish the area of a state under Article 3 does not cover cessions of the Indian territory to the foreign countries. Hence, Indian territory can be ceded to a foreign story only by amending Constitution under Article 368. ओके, बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये इसमें बहुत सारे ये जो बेरी यूनियन जो वेस्ट बंगाल और पाकिस्तान का जो भी टेरिटरियल पार्ट का डिस्प्यूट चल रहा था ना, उसमें उसने बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल फेस ले लिया था. तो उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर ऑफ द, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस वाले बेरी यूनियन ऑफ वेस्ट बंगाल इस केस में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ Parliament to diminish the area of state under Article 3 does not cover cession of Indian territory to the foreign country. Hence, Indian territory can be ceded the foreign state only by amending Constitution under Article 368. कि यही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो पार्लियामेंट का जो पावर है ना डिमिनिशिंग, मतलब स्टेट एरिया को डिमिनिश करने का आर्टिकल 3 के अंदर, वो कवर नहीं करता है कि इंडियन टेरिटरी तो कि सेसेशन हो किसका, इंडियन टेरिटरी का फॉरेन टेरिटरी में, है ना. अगर आप इंडियन टेरिटरी को फॉरेन टेरिटरी में को देते हैं या सेसेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, वो उसमें जो आप अमेंडमेंट करेंगे उसको 368 के थ्रू अमेंडमेंट माना जाएगा. ओके, आप एक बार इन सब चीज़ों को समझ लीजिए. वैसे ये इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए ध्यान में रखना
पड़ेगा। आगे हम जब बांग्लादेश में जो क्या है टेरिटरी जो का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लेन देन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश में, उसमें हम इस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करके देखेंगे। आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस पॉइंट को समझ लीजिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि इंडिया के जो आर्टिकल 3 में जो पावर है वो सिर्फ अमेंडमेंट करने का है, और ये वो सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट में जो चेंजेस लाना है उसका है, और ना कि कोई नई टेरिटरी को अपना सीट करना। ओके, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल्ड दैट settlement of boundary dispute between India and another country does not require the constitutional amendment. It can be done by executive action as it does not involve cessions of the secession of Indian territory to the foreign territory. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने जो 1969 में जो स्टेटमेंट दिया उसमें यही दिया कि जो डिस्प्यूट होगी ना, बाउंड्री डिस्प्यूट इंडिया और किसी और कंट्री की, वो कोई भी अमेंडमेंट को रिक्वायर नहीं करेगी। ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के तरीके हो जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी विथ द बांग्लादेश, यही है कि बांग्लादेश के बीच में क्या टेरिटरी एक्सचेंज हुई थी, इसके बारे में बताया गया है। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 was enacted to the give effect of the acquiring of certain territory by India and transfer the certain other territory to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered into between the government of India and the Bangladesh. Under this deal, India transferred 111 enclave to Bangladesh, while Bangladesh transfer 51 enclave to India. बेसिकली ये बात है 2015 की। ये एक सिचुएशन था हमारे बांग्लादेश के बाउंड्री के साथ हमारे इंडिया का, कि हम लोगों को कुछ टेरिटरी को क्या करना पड़ा, कुछ टेरिटरी का हम लोगों को लेन देन करना पड़ा। मतलब कुछ टेरिटरी को हमने एक्वायर किया, कुछ हमने अपनी टेरिटरी को बांग्लादेश को दिया। वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट था जिसको सॉल्व करने के लिए ये किया गया, और ये सारे प्रोसेस जो हुए वो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुए थे, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुए थे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ जाएगा कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें यही बताया गया है कि 111 इनक्लेव टेरिटरी किससे दी गई? बांग्लादेश को, एंड 51 बांग्लादेश ने हमें ट्रांसफर की। आगे बताया गया है, बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू जो डील हुई थी उस डील में क्या क्या हुआ था। तो देखिए इसमें ये बताया गया, इन एडिशन डील ऑल्सो इन्वॉल्व्ड ट्रांसफर of adverse possessions and the demarcation of 6.1 किलोमीटर अंडर मार्क्ड बॉर्डर स्टेच, है ना। बेसिकली इसमें यही बताया गया, फॉर दीज 3 पर्पजेज द अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द टेरिटरीज ऑफ द 4 स्टेट। यही है ना बैकग्राउंड ऑफ दिस में, क्या बांग्लादेश हमारे साथ इतना बॉर्डर शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर। ऐसे ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है जो कि प्री और मेंस के लिए, कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान एंड द बाउंड्री वाज डिटरमाइंड एज पार्ट ऑफ द रेड क्लिफ अवार्ड इन 1974। यही बताया गया है इसमें, है ना। तो बेसिकली आप लोग इस पे एक रीडिंग लगा लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर करवा दिया है। बेसिकली वैसे इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इतना याद रखने की ज़रूरत है कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 क्या किया गया है, किससे रिलेटेड है, और इसमें क्या 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 मतलब कितनी इनक्लेव बाउंड्री की गई। अब तो ये भी नहीं आता है, पहले आता था थोड़ा प्री में, तो अब तो ये भी नहीं आता है। आप एक रीडिंग इस पे लगा लीजिएगा, ऐसा जी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। कि अब कैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम जो नई नई चीज़ें सारी बनी थी, उसके बाद से कैसे हमारी टेरिटरी को इनक्लेव किया, कैसे वो इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हमारी जो टेरिटरी थी वो आज के फॉर्म में आई, उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। At the time of the independence, India comprised 2 categories of political units. At the time of independence, आज़ादी के समय इंडिया comprised 2 categories of political units. पहला, British provinces under the direct rule of the British government,
एंड द सेकेंड क्या है, प्रिंसली स्टेट अंडर द रूल ऑफ नेटिव प्रिंस बट सब्जेक्ट टू द पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ओके, तो बेसिकली इसमें यही बात बताया गया है कि जो हमारा इंडियन स्टेट है ना, वो आज़ादी के टाइम पे दो पॉलिटिकल यूनिट्स में बटा था। पहला ब्रिटिश प्रोविंसेस अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और दूसरा प्रिंसली स्टेट अंडर द रूल ऑफ द नेटिव प्रिंस, है ना। कि पहला तो ब्रिटिश प्रोविंसेस था जो कि डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और दूसरा कुछ प्रिंसली स्टेट थे। इन दो कैटेगरी में हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया बटा हुआ था, है ना। अब क्या होता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1974 क्रिएटेड टू independent and separate dominion that of India and Pakistan and gave 3 option to the princely state। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो तो इंडिया और पाकिस्तान में बट गई, है ना, अपने अपने पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन प्रिंसली स्टेट जो थे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने 3 ऑप्शन दिए। जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा महाराजाओं के अधिकार में जो स्टेट थे, उनको जो ब्रिटिशर्स थे वो आज़ादी के टाइम 3 ऑप्शन दिए। ये अक्सर प्री में क्वेश्चन आता है। 3 ऑप्शन दिए। क्या क्या ऑप्शन था कि ज्वाइनिंग इंडिया, या तो कि इंडिया को ज्वाइन कर लो, ज्वाइनिंग पाकिस्तान, या तो कि पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और या तो कि रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, या तो कि स्वतंत्र रह जाओ भाई, है ना। जो हमारे ये जो प्रिंसली स्टेट थे उनको दिए गए थे ये 3 ऑप्शन। ऑफ द 552 princely state situated within the geographical boundary of India, 549 joined India, है ना। कि जो 552 प्रिंसली स्टेट थे जो इंडिया के जियोग्राफिकल बाउंड्री में थे, उसमें से 549 जो थे उन्होंने तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया। लेकिन रिमेनिंग 3 जो 3 थे, जिनका नाम था हैदराबाद, जूनागढ़ एंड द कश्मीर, रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया, उसने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया, है ना। तो बेसिकली क्या थे कि इंडिया की जो जियोग्राफिकल बाउंड्री थी उसमें 552 थे प्रिंसली स्टेट। 552 में 549 ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बाद इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बट जो 3 हमारे थे ना, जो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर था, उसने बोल दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, हम नहीं ज्वाइन होंगे। आगे क्या होता है, However, in course of time, there were also integrated विथ इंडिया। ओके, तो टाइम के साथ ये सभी इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो गए, जुड़ गए। कैसे, हैदराबाद बाई मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, हैदराबाद बाई पुलिस एक्शन, है ना। पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद को रखा गया, एंड जूनागढ़ को रखा गया रेफरेंडम के द्वारा, और कश्मीर को रखा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के द्वारा। तो पुलिस एक्शन कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। प्री में अक्सर क्वेश्चन आता था पुलिस एक्शन के थ्रू किसको कौन सा प्रिंसली स्टेट इंडिया में मिलाया गया, तो हैदराबाद एंड जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, रेफरेंडम के। और कश्मीर के बारे में हम सब जानते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू इंडिया में मिला था। आगे देखते हैं, इन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन a four-fold classification of the state and territories of इंडियन यूनियन, है ना। कि 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कंटेन करता था, 4-fold क्लासिफिकेशन को कंटेन करता था। 4-fold क्लासिफिकेशन को कंटेन करता था, जिसमें कि पार्ट 1 था, पार्ट बी था, पार्ट सी था। पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी में स्टेट थे, एंड पार्ट डी में क्या था, टेरिटरी थी। पार्ट डी में टेरिटरी थी। In all, the number 29. In all, the number 29. Part A state comprise 9. बेसिकली इसमें डिटेल दिया गया है कि पार्ट ए स्टेट कितना 9 कंप्राइज करता था। गवर्नर, देखिए एक बार मैं बता ही देती हूँ। पार्ट ए स्टेट कंप्राइज 9 अर्स्टवाइल गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, पार्ट 2 स्टेट कंसिस्ट ऑफ 9 अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट विथ legislature. Okay, and part C state consists of erstwhile chief commissioner and the provinces of British India and some of the erstwhile princely state. And part C state in all 10 number were currently administrated. Andaman and Nicobar Island were kept as the solitary part D territory. तो बेसिकली यही सब बातें इसमें की गई हैं कि भाई
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में क्या क्या चीज़ें थी, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि करंट का सिनेरियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। इसमें बेसिकली यही बताया गया है ना कि कौन सा स्टेट, पार्ट ए का स्टेट कैसे रूल होता था, पार्ट बी का स्टेट कैसे रूल होता था। तो आप एक रीडिंग लगा सकते हैं। लेकिन आप कभी भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखेंगे तो यही क्वेश्चन आता है कि प्रिंसली स्टेट 1955 पे कितने पार्ट में बटे थे। तो 4 पार्ट में बटे थे। 1, 2, ए, बी, सी क्या था, स्टेट था, और डी क्या था, यूनियन टेरिटरी था। चलिए आगे का, धार कमीशन एंड जेवीपी कमिटी। तो बेसिकली यहाँ से अब पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट कि धार कमीशन और जेवीपी कमिटी जो है वो कैसे इतनी इम्पोर्टेंट कमिटी बनती है। ओके, तो ये इसके बाद का आगे का जो चैप्टर है वो हम अपनी दूसरी क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें अगर आप लोगों को कोई कमी लग रही है, कुछ ऐसा परेशानी लग रही है, तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे का चैप्टर हम दूसरी क्लास में देखेंगे। थैंक यू।